हाँ जी बेटा, हमने नोमेनक्लेचर कर लिया कि हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनको किस तरह नेमिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात करने के लग रहे हैं ये काम कैसे करता है। देखो, रिकम्बिनेंट डीएनए इसलिए बना क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता चल गया था। और अगर इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनकी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कि जिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम स्टडी करने के लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं बायोटेक के अंदर, यही कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिनका एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो जो ये मोलिकुलर बेस था कि कैसे ये लोग काम करते हैं, इसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो साइंटिस्ट का नाम है वेमर एर्बर, जिन्होंने कि 1965 में ट्राई किया ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये अपना काम करते हैं। ये देखो बेटा, जब हम बात करते हैं कि डीएनए को कैसे हाइब्रिड बनाया जाता है, हाइब्रिड डीएनए का क्या मतलब है कि कैसे दो डीएनए को आपस में मिक्स करवाया जाता है। एक बार ध्यान से देखना, ये क्या है, वेक्टर डीएनए और ये है फॉरेन डीएनए। हमने बताया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमेशा डीएनए को कहाँ से कट करते हैं, जहाँ से कि उनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, GAATTC, यहाँ से भी कट लगेगा। और सिमिलर वे में देखो GAATTC, जरूरी नहीं है सीक्वेंस सेम रहे, नहीं अलग भी हो सकता है, बट हमेशा वो क्या करेगा, जो इसमें एंजाइम यूज किया वो इसमें, तो जिस साइट पर से इसको कट किया जाएगा सिमिलर साइट पर से इसको भी कट करेगा वो। अब क्या रहता है बेटा, कई बार आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। जब डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर देता है तो ये देखो, उनके एक एंड रहते हैं जो पेयर से अनपेयर बन गए, और जो ये अनपेयर सीक्वेंसेस रहते हैं, यानी कि ये हिस्सा जो कि अनपेयर्ड रहता है डीएनए का, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टिकी एंड। वेक्टर डीएनए पे भी और जो फॉरेन डीएनए है दोनों पे स्टिकी एंड बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों डीएनए को जो डीएनए लाइगेज रहता है वो बाइंड कर देता है। तो देखो, ये जो डीएनए बना इसी को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड डीएनए के नाम से जानते हैं। तो जिस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं उसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन सा, सबसे पहला तो एंजाइम और दूसरा उसका मॉडिफिकेशन एंजाइम। कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है वो क्या करता है बेटा, जैसे ही उसको फॉरेन डीएनए के अंदर डाला जाता है वो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उसको वो क्या करता है, टुकड़ों में कट करता है। और यही कारण है कि हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। देखो, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर से किसी चीज को कट कर देना। सेकंड है मॉडिफिकेशन, उसने कट तो कर दिया लेकिन अगर वो उसको ऐसे छोड़ेगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है उसका डीएनए खुद रैप करे। तो वहां पर जो मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है वो क्या करेगा बेटा, कि वहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, किसके साथ, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में। जैसे ही ये काम होएगा वो चीज वहां पर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और जैसे ही स्टेबल होएगी डीएनए लाइगेज उनको क्या करता है, ऐड कर देता है। जब हम बात करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज HindD2। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे बेटा, हम इसको पढ़ेंगे एज HindD2। हिन इसको लिया गया था HINH फॉर हीमोफीलिया या हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा RD, और जो 2 है वो इसको क्या शो करने के लग रही है, इसकी स्ट्रेन को शो करने के लग रही है। तो इसका नोमेनक्लेचर भी हो गया। ठीक है, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, HindD2, और HindD2 को कहाँ से लिया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD। और जो सेकंड है वो इसकी क्या है बेटा, स्ट्रेन की, कैसे इसको क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया। 1 या 2 नंबर में आपके पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, या डिफाइन करो। और एक एग्जांपल, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, हमें पता है कि जब हमने मोलिकुलर बेस किया था उसमें क्या किया, डीएनए के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इन्हीं दोनों स्ट्रैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, अगर एक पे ए है तो दूसरे पे टी, एक पे जी है तो दूसरे पे क्या आएगा, सी आएगा।
तो कुछ सीक्वेंसेस ऐसे रहते हैं उस डीएनए के स्ट्रैंड पे कि आप उसको उल्टा पढ़ लो या सीधा पढ़ लो, वो सेम पढ़े जाए। और इन्हीं सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं बेटा पैलिंड्रोम। देखो जैसे कि एक एग्जांपल दिया मलयालम और मैडम, आप इसको इस यहाँ से यहाँ पढ़ लो या यहाँ से यहाँ, तो यही केस तो हमारे डीएनए के साथ है ना कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस GAATTC, ये हर जगह किस लिए दे रखा है? क्योंकि हमें कई जगह क्या करना है बेटा, इनको लिखना भी है और याद भी करना है। इसलिए आपको जितने भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के एग्जांपल मिलेंगे इस चैप्टर में वो क्या है, GAATTC। तो देखो ये आ गया स्टिकी एंड कि जब ये एंजाइम तो क्या करेगा, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ भी G और A के बीच में से कट करेगा और यहाँ भी G और A के बीच में से उसको कट कर देता है। इसकी वजह से वहां पर सिंगल अनपेयर बेस बच जाते हैं जब वो किसी चीज को कट करता है, और इन्हीं सिंगल अनपेयर्ड एंड्स को हम नाम देते हैं बेटा स्टिकी एंड्स या फिर कोएसिव एंड। 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। क्यों बोला? क्योंकि जहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे जो कंप्लीट थे उनका हाइड्रोजन बैंड टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो वो लोग हो गए एक दूसरे से सेपरेट। अब आपके बोर्ड में डायरेक्ट को आने वाला 3 नंबर या 5 नंबर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा ये लगभग 1 साल बाद हमेशा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्या मतलब होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? कोई भी बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है कोई डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कोई भी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेस पे सेपरेट किया जाता है। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और लेंथ। मान लो डीएनए, तुम एक धागा ले लो, कुछ छोटे टुकड़े काट लो, कुछ बड़े टुकड़े, और उसमें लगभग तुम करो 400-500 टुकड़े कर लो उस धागे के, तो क्या तुम एक एक को सेपरेट कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है कि हमने अगर धागे को उसके अंदर डाला तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो लार्जर साइज के, जो बड़े साइज के वो एक साइड चले जाएंगे, जो छोटे साइज के वो एक साइड, और जो मीडियम साइज के रहेंगे वो एक साइड। दैट मीन्स द टेक्निक, ध्यान से सुनना बेटा, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल को उनके साइज के बेस पे, उनकी लेंथ के बेस पे सेपरेट किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड ही रहेगी कि उसने नेगेटिव क्या किया, लार्ज साइज को एक तरफ कर दिया और जो स्मॉल साइज थे उनको एक साइड कर दिया। तो जो ये टेक्निक होती है इसी को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके पास आएगा कि उस टेक्निक को एक्सप्लेन करो जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको उनके साइज के बेस पे सेपरेट किया जाता है, और इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को लिखो। हमारा डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड, और यही टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती है। कैसे बेटा? कि जब हम इस टेक्निक की बात करेंगे, इसके अंदर क्या रहता है कि अपोजिट चार्जेस मूव करते हैं। अपोजिट चार्ज मूव करने का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। समझे? कि अगर मान लो मॉलिक्यूल कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस टेक्निक को इस अकॉर्डिंग बनाया गया कि उसमें नेगेटिव चार्ज डाल देंगे कि वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ चलता जाए? नेगेटिव, और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। और अगर नेगेटिव चार्ज है कोई मॉलिक्यूल तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव की तरफ, थ्रू ए मीडियम। मीडियम का मतलब मान लो वो जो पेट्री डिश, वो जो भी कंटेनर लिया उसमें जो मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल मोम ले लो, कैंडल्स बनानी है, वैक्स डाल दो, धागा डाल दो, सेट हो जाएगा। तो वो जो वैक्स हमने उसके अंदर डाला वही, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका मीडियम के नाम से जानते हैं। इतनी 2 चीजें समझ में आई। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन थी, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को जिस मीडियम में किया जाता है वो कैसा होता है? जेल का बना हुआ। किसका बना हुआ होता है बेटा? जेल का बना हुआ होता है, और यही कारण है कि वो उनको उनके साइज के बेस पे अलग कर देता है।
तो इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को हम बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे सेपरेशन करना, लेकिन कैसे मीडियम में? जेल मीडियम में। आज के टाइम पे वो जो जेल यूज की जाती है वो कौन है? एग्रोस। अगर इस एग्रोस जेल की हम बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है। अब क्या रहता है बेटा, डीएनए के जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको उस एग्रोस जेल में उसके साइज के बेस पे सेपरेट कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है ये सुनो। देखो, एग्रोस जो जेल रहती है उसको सबसे पहले गर्म पानी में, जैसे कि मान लो एक गर्म पानी का बर्तन ले लो, उसके ऊपर एक और कंटेनर रख दो और उसमें वैक्स डाल दो, वो ऑटोमेटिक क्या करेगी? मेल्ट होगी। तो जो एग्रोस रहती है उसको भी क्या किया जाता है? हॉट वाटर के अंदर सबसे पहले डिजोल्व किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो अब यहाँ पर डबल हेलिसिस दिखाई दिया कि एग्रोस जेल के अंदर ये डबल हेलिसिस, जिसमें कि पोर, इन्हीं पोर के थ्रू जो डीएनए है वो क्या करता है बेटा? एंटर करता है। डबल हेलिसिस बन जाते हैं और धीरे धीरे करके ये जो फिलामेंट होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। अब ये जितने भी फिलामेंट है ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बना देते हैं। पोर का साइज डिपेंड करेगा एग्रोस की कंसंट्रेशन पे। गर्म पानी कम मिलाया तो जो पोर का साइज रहेगा वो छोटा, जितना पानी हम मिलाएंगे, जितने गर्म वाटर में उसको डिजोल्व करेंगे, पोर का साइज क्या रहेगा? उतना ही बड़ा होता जाता है। हो गया। अब जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग। बेटा वैक्स भी व्हाइट कलर की है और धागा भी व्हाइट कलर का, तो क्या आप उसमें पहचान सकते हो? नहीं ना। लेकिन धागे को रेड कलर करके फिर वैक्स में डिप करो, हमें आराम से पता चल जाएगा कि धागा किधर वैक्स के अंदर सेट हो रखा है। यही केस यहाँ पर है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो मान लो एक तरह से व्हाइट कलर के होते हैं, हम जिस स्टेन से उसको स्टेन करके शो करते देखते हैं उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो मेन नाम आए हैं। जो मैट्रिक्स होता है, जो मीडियम होता है, वो है एग्रोस, जो कि एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है, और दूसरा डीएनए को हम स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड यानी कि वो एक तरह, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कभी सोचो कि ऐसे कलर का, मान लो वो रेड कलर का हो गया। अब जब हम उसको यूवी रेडिएशन के अंदर देखेंगे तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। हमें पता चल जाएगा, मान लो अब दिख जाएगा कि भाई ऑरेंज कलर के बैंड इधर बड़े हैं इधर छोटे, हमें जो साइज चाहिए हम उसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। अब क्या करेंगे? जो सेपरेटेड बैंड्स बने थे डीएनए के उनको कट करेंगे एग्रोस जेल में से, और जेल के पीस यानी कि मोमबत्ती, कैंडल बन गई है, उस वैक्स को साथ ले लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन रिमूवर ऑफ द एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट को हटा दिया और जो सिर्फ हमें चाहिए, जो सिर्फ और चाहिए सिर्फ कौन? डीएनए चाहिए, निकाल लिया उसको। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। एल्यूशन पे 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब जो ये प्योरीफाइड डीएनए रहता है बेटा, इनका यूज किया जाता है आरडीएनए बनाने के अंदर। क्लियर? ये जो आपको टेक्निक दिखी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी 5 नंबर में पूछी जाती है और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीडियम क्या होता है, किसकी वजह से उसको एक्सपोज करके देखा जाता है, एल्यूशन से आप लोग क्या समझते हो। क्लियर? और भी बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि क्लोनिंग में यूज होते हैं। कैसे? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे डीएनए लाइगेज, मोलिकुलर ग्लू के नाम से जानते हैं, जो कि डीएनए को बाइंड करने का काम करती है। अल्कालाइन फोस्फेटेज कि एक ऐसा भी रहता है एंजाइम, अगर उसके फोस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए तो ये डीएनए को लाइगेट नहीं कर सकता। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं कि जो ये एंजाइम्स रहते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स वगैरह को बनाने में हेल्प करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एचआईवी का बताया था कि आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर लेता है। डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए से डीएनए को बनवाने में या आरएनए को बनवाने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स, है ना, कि कई सारे वेक्टर्स बताए थे कि प्लाज्मिड के अलावा भी बहुत से वेक्टर्स रहते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं।